हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं संविदा सेकंड में उपनिदान के बारे में, बेलमेंट के बारे में। देखिए, संविदा सेकंड में उपनिदान इंग्लिश में कहते हैं इसे बेलमेंट के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें। देखिए, जो उपनिदान है वो इस अधिनियम में यानी कि संविदा सेकंड में, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 148 में इसे परिभाषित किया गया है। धारा 148 में, ध्यान रहे, धारा 148 में से परिभाषित किया गया है। और इसका जो अर्थ होता है उपनिदान का, साधारण शब्दों में कहा जाए परिदान। परिदान का मतलब होता है किसी को सौंपना, किसी को वस्तु को, मतलब किसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना, ये होता है परिदान। यानी कि इसका अर्थ होता है, उपनिदान का अर्थ होता है, क्या होता है? परिदान, किसी को सौंप देना या दे देना। अब क्यों? किसी उद्देश्य से दिया जाएगा, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा, एक संविदा के माध्यम से दिया जाएगा, ये सब शर्तें हैं इसकी। चांसलर केंट थे, चांसलर केंट हैं, जो रहा है, ठीक है, चांसलर केंट है। उनके अनुसार ये कहा उन्होंने कि किसी भी संविदा के माध्यम से, यानी किसी संविदा के माध्यम से, कोई संविदा होगी उसके माध्यम से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, कोई एक उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य के लिए किसी वस्तु को सौंप देना, किसी व्यक्ति को उस वस्तु को सौंप देना, क्या कहलाता है? उपनिदान कहलाता है, परिदान कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, अगर का है और खा का ऊंट गा को पहुंचाने के लिए किराए पर लेता है, और शर्त क्या है? शर्त यह है कि ऊंट वापस गा के द्वारा खा को लौटा दिया जाएगा। ऐसा होता है तो ये उपनिदान कहलाएगा। वैसे का के जो निर्देश है उसके अनुसार खा जो है वो ऊंट गा को उस प्रयोजन के लिए दे देता है, तो ये उपनिदान कहलाता है। अब समझ में आया होगा। वैसे सरल शब्दों में कहें तो उपनिदान का मतलब है किसी भी व्यक्ति को वस्तु सौंप देना। धारा 48 की परिभाषा देखें, 148 की धारा 148 में क्या कहा गया है इसी अधिनियम में, उसे हम तोड़ लेते हैं समझने के लिए, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे उसमें जो कठिन शब्द का प्रयोग किया गया वही शब्द यूज कर रहे हैं लेकिन तोड़ के, तो उसमें लिखा है उपनिदान एक व्यक्ति द्वारा। जो धारा 48 है इसमें जो परिभाषा है उस परिभाषा को जो समझिए, उन्होंने क्या कहा है? पहली बात कही उन्होंने कि उपनिदान एक व्यक्ति द्वारा, उपनिदान एक व्यक्ति द्वारा। मतलब इससे बहुत आसानी से आपको याद होगा, ठीक, यह समझाएं हम तो आपको कि जो उपनिदान है वो एक व्यक्ति के द्वारा होगा, ठीक। दूसरा उसमें क्या कहा गया है? कॉमा लगा के, दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, मैंने उसे तोड़ के लिखा है, फिर कॉमा लगा दें, ठीक। तीसरी बात क्या है? किसी प्रयोजन के लिए, किसी प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब क्या होता है? किसी प्रयोजन के लिए। अब प्रयोजन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लें। प्रयोजन मतलब होता है किसी उद्देश्य के लिए, कोई उद्देश्य हो किसी काम के लिए, तो किसी प्रयोजन के लिए किसी संविदा पर माल का परिधान करना, किसी संविदा पर माल का परिधान, परिधान का मतलब होता है माल को दे देना, परिधान कर देना, ठीक, माल का परिधान करना या कर देना जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए। फिर आगे देखिए, इसी से आगे, जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए। प्रयोजन से मतलब है जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है वो कार्य पूरा हो जाए, ठीक, वो प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा, ठीक। अब समझ में आ गया होगा पूरी बात को, यानी कि एक फिर से देख लीजिए
कि उपनिदान एक व्यक्ति के द्वारा, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए, प्रयोजन से मतलब है किसी काम के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किसी संविदा पर, संविदा भी उन लोगों के बीच में होगी, किसी संविदा पर माल का परिधान, परिधान मतलब किसी को दे देना, सौंप देना, तो उसे दे देना। जब ये प्रयोजन पूरा हो जाए, जब वो उद्देश्य पूरा हो जाए, तो उस उद्देश्य को पूरा होने के बाद उसे लौटा दिया जाएगा, तो ये उपनिदान की परिभाषा में आएगा। हम कह सकते हैं ये उपनिदान होगा। अब उपनिदान के आवश्यक तत्व देखिए, आवश्यक तत्व, उपनिदान के आवश्यक तत्व कौन कौन से तत्व है? पहला तत्व देखिए, पहला तत्व हमने जैसे बताया था कि एक व्यक्ति होगा, है नहीं, बिल्कुल। तो पहला जो तत्व है वो कब्जे का परिधान दिया जाएगा, कब्जे का परिधान। जो कब्जा है भाई, मान लिया, फिर देखो समझा रहा हूँ मैं, ये पेन है, कोई मुझसे मांगे कि ज़रा मुझे कुछ लिखना है और दे दीजिए, लेकिन संविदा बताओ, ऐसे नहीं, वो मांगेगा तो संविदा नहीं होगी। सहायता बतौर ये मांगे और ये संविदा हो कि पेन मुझे दे दो और मैं कुछ दिन के बाद तुम्हें लौटा दूंगा, उसके बदले में तुम्हें 1 रुपया भी दूंगा, ये संविदा हो गई मेरी। ये 2 रुपये जो भी दूंगा मैं चार्ज, तो ये लौटा दूंगा मैं आपको, ठीक। अब जो कब्जा है मेरे इस पेन का, वो मैंने उसे दे दिया, कब्जा उसे दे दिया, ठीक। हालांकि मैं स्वामी हूँ और कब्जा भी मेरा, लेकिन कब्जा दे दिया उसे, तो इनका कब्जा का परिधान होगा, ठीक। उपनिदान में किसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति कब्जे में दे दी जाएगी। विशिष्ट उद्देश्य, कोई उसका उद्देश्य होगा, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक ऊँट किराए पे लिया गया, किराए पे लिया गया कि आप अपना ऊँट हमें दे दीजिए और हम इसका किराया इतना देंगे, और हमें वहाँ तक दूसरे व्यक्ति को पहुँचाना है, जब पहुँच जाएगा उसका हम वापस कर देंगे। तो ये क्या उद्देश्य था? वहाँ तक पहुँचाना किसी दूसरे व्यक्ति को। तो वो जो ऊँट था किराए पे लिया गया और उसे बाद में जब काम पूरा हो गया उसे वापस कर दिया, तो ये विशिष्ट उद्देश्य पूरा हो गया, ठीक। तीसरी बात है कि युक्तियुक्त समय की बात भी है। युक्तियुक्त समय, भाई युक्तियुक्त समय मतलब है, हमने कहा कि हम 1 घंटे के बाद आपका ऊँट लौटा देंगे, तो भाई 1 घंटे के बाद लौटाना पड़ेगा, ये शर्त है। तो ये शर्त भी, समय भी उसमें होता है, इसमें उपनिदान में समय भी दिया जाता है। एक केस है, शंकर लाल बनाम भूरा लाल। शंकर लाल इसी का है, शंकर लाल वर्सेस भूरा लाल। ये जो केस है वो सन 1951 का है, 51 का। क्या है शर्त इसमें ये कहा गया है कि वस्तु का जो परिधान है वो वस्तु का परिधान होता है वहाँ उस उपनिदान में वस्तु का परिधान होता है और उसे वापस भी लौटाया जाता है। और अगर इसके बिना कोई संव्यवहार होता है, इसके बिना कोई संविदा होती है, आपस में कोई लेन देन होता है, तो फिर ये उपनिदान नहीं होता है। कोई समझे, कोई व्यक्ति कहे हम ये वस्तु ले लें और लौटाएंगे ही नहीं, तो ये उपनिदान नहीं होगा। कोई व्यक्ति कहे हम इस वस्तु को देंगे ही नहीं, तो उपनिदान होगा ही नहीं। तो बिना परिधान के या बिना किसी उस वस्तु को लौटाने के आशय से लिया गया कोई भी वस्तु, कोई भी किया गया संव्यवहार आपस में, संव्यवहार से मतलब कोई लेन देन करना आपस में वस्तु का, वो उपनिदान फिर नहीं कहलाएगा, इस केस में कहा गया। आगे देखिए, उपनिदान के जो पक्षकार हैं उन पक्षकारों को देखिए। उपनिदान देखिए, उपनिदान के पक्षकार कौन कौन से पक्षकार होते हैं ये समझिए पहले। कौन कौन से, यानी 2 पक्षकार होते हैं इसमें, 2 पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार होता है उपनिधाता। अरे बड़ा कठिन है, आपको लग रहा होगा, लेकिन हम इंग्लिश में क्या बताएं तो इसे कहते हैं बेलर। अब अभी भी समझ नहीं आएगा कि उपनिधाता होता कौन है, ठीक, अभी बता रहे हैं। दूसरा होता है, पहला उपनिधाता और दूसरा होता है कि उपनिहिती, उपनिहिती, ठीक, उपनिहिती यानी बेली। अब देखिए मतलब क्या होता है। उपनिधाता का मतलब होता है किसी भी वस्तु को सौंपने वाला, किसी वस्तु को देने वाला व्यक्ति। जैसे मैंने किसी को कोई वस्तु दी तो मैं हो गया उपनिधाता,
और जिस व्यक्ति ने वो वस्तु ली, ठीक, ग्रहण की, वो व्यक्ति कहलाता है उपनिहिती, जिसे परिधान करी गई वस्तु, जिसे सौंपी गई वस्तु। ऊँट मेरा है, मैं दे रहा हूँ, तो मैं कौन हुआ? उपनिधाता। सामने वाले ने लिया, दूसरे व्यक्ति ने लिया मुझसे वो ऊँट, तो वो व्यक्ति कहलाएगा उपनिहिती। ठीक, ये दो पक्षकार होते हैं इसमें उपनिधान में। अच्छा, उपनिधान के प्रकार देखिए। उपनिधान 5 प्रकार का होता है। देखिए उपनिधान के प्रकार यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रकार देखिए, उपनिधान का पहला प्रकार होता है, पहला प्रकार है निक्षेप। एक शब्द होता है निक्षेप, निक्षेप। ठीक, इसे समझाएं तो इसे सार शब्दों में कहते हैं बंधक। निक्षेप का मतलब होता है बंधक। जैसे अगर हमारे पास सोना है, उस सोने को हम सेफ में मूल्यवान वस्तु के रूप में बैंक में रख दें, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? निक्षेप कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर समझना ये है कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करके रख दें तो फिर वो निक्षेप नहीं कहलाएगा। सिर्फ किसी कीमती वस्तु के लिए, कोई सोना रखें, हीरा रखें, कोई जवाहरात रखें, ठीक, कोई आभूषण रखें, तो ये निक्षेप कहलाएंगे, बंधक के रूप में हम रख दे रहे हैं। दूसरा है अपक्रय। अपक्रय, अपक्रय, अच्छा इसे इंग्लिश में कहते हैं तो हेयर। अब तो आप समझ गए होंगे हेयर का मतलब क्या होता है। हेयर का मतलब होता है किराए पर। अपक्रय का मतलब होता है किराए पर। किसी भी वस्तु को किराए पर देना या लेना। ठीक, हमने कोई वस्तु किराए पे दे दी, टेंट से सामान लिया किराए पर, अब किराया हुआ ये, फिर वापस कर दी, उसका पैसा दे दिया किराए का। तीसरा है गिरवी। गिरवी जैसा आप साधारण शब्दों में समझते हैं या आपके दिमाग में आ रहा है, गिरवी कोई वस्तु रखकर और पैसा लेकर उस पर ब्याज सही से पैसा वापस कर देना। ठीक, ऋण ले लेना किसी वस्तु, अपनी कीमती वस्तु को रखकर या अपने सोना चांदी या जवाहरात को गिरवी रखकर और पैसा ले लेना और पैसा ब्याज सहित वापस कर देना जिस व्यक्ति से लिया है, जिससे ऋण लिया है, वो कहलाता है गिरवी। मंगनी क्या होती है? एक चौथा प्रकार है उपनिधान का, मंगनी। मंगनी उपनिधान, इसमें क्या होता है? मंगनी से मतलब है, यहाँ पर निःशुल्क बात आई है। निःशुल्क उपनिधान भी होता है, मैंने बताया नहीं होता, होता है। ठीक है, किसी भी दोस्त को आप सहायता कर रहे हैं, कोई वस्तु उसे दे रहे हैं, कोई किताब उसे दे रहे हैं, कोई भी चीज़ दे रहे हैं उपयोग के लिए, तो वो मंगनी उपनिधान कहलाएगा। मंगनी उपनिधान कहलाएगा, यानी कि मांगना किसी चीज़ को और उसका उपयोग कर लेना। ठीक, और पांचवा है वाहक। वाहक उपनिधान। वाहक से मतलब है कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उनका वाहक के लिए परिधान कर देना। ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए उनका जो वाहक है उसको परिधान उपनिधान कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की संविदा सेकंड में, ठीक, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 148 में परिधान यानी कि उपनिधान के बारे में, उपनिधान जो परिभाषित किया गया उसके बारे में, उसके प्रकार बताए और उसके पक्षकार बताए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ, आप इसे नोट भी कर सकते हैं।